स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने दिया भरोसा। दरअसल बात है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और फिर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अनशन तोड़ा है। दोनों मंत्री वांगचुक से मिलने गुरुग्राम के अस्पताल गए थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है उनकी मांगों पर उचित फोरम में विचार किया जाएगा। सरकार ने यह भी एश्योरेंस दिया है कि प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर दर्ज मामलों पर एक बार फिर से विचार होगा। वहीं पर आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर शांति बनाए रखने की अपील की है, जहां पर वहां पर हजारों स्टूडेंट नीट पेपर लीक मामले में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक ने कहा है कि मेरा रास्ता सिर्फ शांति का है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जवाब सिर्फ फूल होना चाहिए। पेपर लीक पर देर रात पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, जाने उन्होंने क्या कहा। दरअसल बात है कि पेपर लीक की घटनाओं पर गहरा दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात 11:15 बजे वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि लाखों छात्रों और उनके परिवार वालों के भरोसे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया है कि पिछले 2.5 महीनों में इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं और आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों के एक बहुमूल्य साल को बचाना था। इसी सोच के साथ बेहद कम समय में पूरी प्रशासन की शक्ति लगाकर के 22 लाख परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा का सफल आयोजन कराया गया, जिसके नतीजे 19 जुलाई को घोषित कर दिए गए। पीएम मोदी ने माना है कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों के लिए एक अत्यंत कष्टदायक अनुभव है। पीएम मोदी ने कहा है कि युवाओं का साल खराब होने से बचाने के लिए तुरंत परीक्षाएं आयोजित की गई और रिकॉर्ड समय पर नतीजे जारी करके छात्रों को राहत दी गई। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा है कि परीक्षा परिणाम आने के बाद भी सरकार शांत नहीं बैठी है। दोषियों को तेजी से सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा है कि संबंधित विभागों ने देर रात ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और फिर कड़े दंड के प्रावधानों वाला मसौदा तैयार करके पीएम मोदी को सौंप दिया है। इस पर 24 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा। ये बात पीएम मोदी ने कहा है। 25 जुलाई को बिहार बंद करने का आह्वान किया गया है। संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है, जिसके विरोध में राज्यव्यापी बंद आयोजित किया जाएगा। बंद के दौरान विभिन्न जिलों में प्रदर्शन, धरना और फिर विरोध मार्च आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। संगठनों ने आम लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन करने की अपील की है और फिर छात्रों की मांगों पर सरकार से सकारात्मक पहल करने की मांग की गई है। वहीं पर प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर लोगों से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपने क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी जरूर लें, क्योंकि बंद के दौरान कई स्थानों पर यातायात और फिर जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बिहार पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, जिस गांव की आबादी ज्यादा वहीं की पंचायत, क्या क्या बदलेगा देखिए वह यहाँ। दरअसल बात है कि बिहार पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर की नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार जिस गांव की आबादी सबसे अधिक होगी उसी गांव के नाम पर पंचायत का नाम या और मुख्यालय तय किया जाएगा। ये व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर लागू किया जाएगा। नई प्रक्रिया के तहत पंचायतों, वार्डों और फिर पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं का पूर्ण निर्धारण किया जाएगा। जब परिसीमन का प्रारूप जारी होने के बाद आम लोगों से दावा और फिर आपत्तियां भी मांगी जाएगी, जिनका निपटारा करने के बाद अंतिम लिस्ट प्रकाशित होगी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से पंचायतों का गठन अधिक व्यवस्थित और फिर पारदर्शी होगा। आगामी पंचायत चुनाव इसी नए परिसीमन के आधार पर तय कराए जाने की तैयारी है, जिससे कई पंचायतों की सीमा, नाम और फिर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकता है। युवाओं के सपने से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, पटना लाठीचार्ज के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने तोड़ी चुप्पी। दरअसल बात है कि पटना में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और फिर हंगामे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के सपने से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और फिर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और फिर उनका समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट
स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी छात्र के भविष्य से समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं पर सरकार ने संबंधित अधिकारियों से घटना की रिपोर्ट मांगी है और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की जा रही है। वहीं पर छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन जारी रखने की बात कही है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक और फिर प्रशासनिक हलचल बनी हुई है। 30 दिन में खाते में आएगा पैसा। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन देने के वाले किसानों की बल्ले बल्ले। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। अब जो किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन देंगे, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी किसान की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार इस योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार कर ली गई है। जिन जिलों में आवास बोर्ड का कार्यालय नहीं है, वहां पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि किसान आसानी से आवेदन कर सकें और भुगतान प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। सरकार का कहना है कि सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना से आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और फिर किसानों को उनकी जमीन का समय पर उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल से किसान कार्य विकास कार्यों के साथ साथ किसानों के हितों की भी रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में छात्रों का उबाल। पटना के बाद कटिहार बेगूसराय में भी प्रदर्शन। लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। दरअसल बात है कि पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध की आग अब बिहार के अन्य जिलों तक पहुंच गई है। जब गुरुवार को कटिहार और फिर बेगूसराय में भी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा पारदर्शिता और फिर कार्रवाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। कटिहार में प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारी जिला समाहरणालय की ओर बढ़ने लगे, जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद झड़प हुई और फिर हालात नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। छात्र संगठनों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है और फिर विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज करने की बात कही है। वहीं पर प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कानून व्यवस्था पर नजर रखने की बात कही है। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया। दरअसल बात है कि पीएम मोदी द्वारा पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि यदि मामला युवाओं के भविष्य और फिर परीक्षा की पारदर्शिता से जुड़ा है तो फिर दोषियों के किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था से पेपर लीक के मामलों का जल्द निपटारा होगा और दोषियों को जल्द ही सजा मिल सकेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जेडीयू का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वापस नहीं आएगा बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल, सरकार ने संसद में कर दिया साफ। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल अब वापस नहीं आने वाला है। जब सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है और देश में 20% एथेनॉल मिश्रण का कृत हासिल किया जा चुका है, लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल पेट्रोल में 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण बनाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जब वहीं पर प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन के कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और फिर प्रदूषण घटाने में मदद मिल रही है। इसी कारण E20 नीति को आगे भी जारी रखा जाएगा। बिहार विधानसभा में विजय सिन्हा ने पूछा तेजस्वी कहां है। जवाब में राजद एमएलए ने निशांत कुमार का लिया नाम। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उस समय सदन में हल्की फुल्की नोकझोंक देखने को मिली जब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि तेजस्वी है कहां। इस पर राजद विधायक ने जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का नाम लेते हुए पलटवार किया है। सदन में दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक बहस हुई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए जबकि राजद विधायकों ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए जवाब दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद सदन की कार्रवाई सामान्य हुई है। विधानसभा के मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच लगातार तीखी बहस देखने को मिल रही है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सदन में कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय विषयों पर भी चर्चा की गई है। बिहार में हिंसक हुआ छात्र आंदोलन। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़, जहानाबाद में पुलिस ने चलाई गोलियां। दरअसल बात है कि बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में हो रहे छात्र आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार देर रात को प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ कर दी। जहानाबाद में भी डीएम आवास पर पत्थर फेंके गए और सड़क पर जमकर की तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस ने हवा में
कई राउंड गोलियां भी चलाई है। दरभंगा, बेगूसराय और कटिहार में भी दोपहर में पथराव और फिर लाठीचार्ज हुआ। बिहार में छात्र आंदोलन के चलते अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ गुरुवार को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किए जाने के बाद दोपहर 3 बजे स्टूडेंट की भीड़ सड़क पर निकली। जहां शहर के अघोरिया बाजार, क्लब रोड और फिर कल्याणी होते हुए छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। जो खुद अनपढ़ है वो पढ़ाई की अहमियत क्या जाने, पीएम मोदी पर फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले बिहार में उन्हें सीरियसली नहीं लेता। दरअसल बात है कि नीट पेपर लीक विवाद और फिर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री मोदी और फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि उन्हें छात्रों के आंदोलन को लेकर के सरकार के रवैये पर कोई भी हैरानी नहीं है। जब नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया है कि क्या वे प्रधानमंत्री मोदी को धोखेबाज मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे धोखेबाज जैसे ही हैं, लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात को गंभीरता से लेना मुश्किल लगता है। खुद अनपढ़ होने के कारण उन्हें छात्रों और पढ़ाई की अहमियत का अंदाजा नहीं है। वे परीक्षाओं के बारे में सीख देते हैं। जिस व्यक्ति ने शायद खुद कभी कोई परीक्षा नहीं दी, वे छात्रों को सिखाता है कि परीक्षा कैसे दी जाए। जब वे अपने जैसे ही किसी व्यक्ति से एक साफ तौर पर फर्जी डिग्री दिखाते हैं और उसी का सहारा लेते हैं। उन्होंने कभी इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कभी अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों या फिर अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने बस झूठ ही बोला है। वहीं पर नसीरुद्दीन शाह ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी जायज बताया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांग और फिर उनके गुस्से को नजरअंदाज करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार में खुलेगी नई एआई यूनिवर्सिटीज, सरकार ने पास की ये 13 धांसू बिल। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद में गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए 13 नए विधेयक पारित किए गए हैं। जहां इन विधेयकों में मुख्य रूप से उच्च शिक्षा, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, नगर विकास, पंचायत राज और फिर कारोबार को आसान बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। राज्य सरकार ने इन सभी पहलों को शिक्षा और फिर रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने सदन में बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और फिर बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का मुख्य लक्ष्य हमारे बच्चों को राज्य के अंदर ही बेहतरीन शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलाना है। इस पहल से छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी कम होगी और इसके साथ ही बिहार से बाहर जाने वाले भारी भरकम राजस्व भी बचेगा। जियो हो बिहार के लाला, मुजफ्फरपुर में जन्म, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई, अब ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री कनिष्क नारायण की कहानी। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने ब्रिटेन का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डिजिटल सरकार मंत्री बनाया गया है। जी हाँ, 12 वर्ष की उम्र में परिवार के साथ ब्रिटेन जाने वाले कनिष्क ने अपनी मेहनत और फिर प्रतिभा के दम पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कनिष्क ने प्रतिष्ठित इंटन कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर आगे चल करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने सार्वजनिक नीति और फिर प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम भी किया है। ब्रिटेन में एआई और फिर डिजिटल गवर्नेंस जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद बिहार और फिर पूरे देश में खुशी का माहौल है। कनिष्क नारायण की सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है और इसे बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया गया है। बिहार विधानसभा में हंगामा, लाठीचार्ज से लेकर के हाथापाई की नौबत। स्पीकर बोले ये सदन है, युद्ध का मैदान नहीं। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दौरान सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। सदन में बढ़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सदन है, युद्ध का मैदान नहीं, और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके बाद कुछ समय के लिए सदन की कार्रवाई भी प्रभावित हुई है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब विपक्ष ने घटना की निष्पक्ष जांच और फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि सरकार ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। बिहार में पैरोल पर बाहर आने वाले कैदियों को पहननी होगी जीपीएस डिवाइस, क्या है नया कानून और कैसे करेगा काम। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने 132 साल पुराने जेल कानून की जगह नया बिहार
कारा एवं सुधारात्मक सेवा कानून 2026 लागू किया है। इसके तहत अब पैरोल पर जाने से बाहर आने वाले कैदियों को जीपीएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहननी होगी। इस डिवाइस के जरिए पुलिस और फिर जेल प्रशासन कैदी की लोकेशन पर नजर रख सकेंगे, ताकि पैरोल की शर्तों का उल्लंघन या फिर दुरुपयोग रोका जा सके। जीपीएस डिवाइस कैदी की गतिविधियों और फिर तय क्षेत्र में उसकी मौजूदगी की निगरानी करेगी। यदि कोई कैदी पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करता है या फिर निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाता है तो संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे अपराध नियंत्रण मजबूत होगा और फिर पैरोल व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। पटना सहित पूरे बिहार में आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। दरअसल बात यह है कि पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज भी बिहार के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी रहा। राजधानी पटना के साथ साथ विभिन्न जिलों में छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला और कार्रवाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। इस बीच प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जब पटना पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और फिर तोड़फोड़ के मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जब पुलिस ने उपद्रव में शामिल संदिग्ध लोगों की तस्वीरें भी जारी कर दी है और फिर आम लोगों से उनकी पहचान कराने की अपील की है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है और जांच अभी जारी है। छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। वहीं पर प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और फिर अफवाहों से बचने की अपील की है। पूरे घटनाक्रमों पर सरकार और फिर पुलिस की नजर बनी हुई है। नेपाल की भारी बारिश से गोपालगंज में बड़ा बाढ़ का खतरा, गंडक उफान पर, प्रशासन की तैयारियों पर सवाल। दरअसल बात यह है कि नेपाल के तराई और फिर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार के गोपालगंज जिले में भी देखने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दियारा और फिर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। कई गाँव में लोगों की चिंता बढ़ गई है और फिर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी तेज कर दी है और फिर संवेदनशील क्षेत्र में राहत एवं बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर बाढ़ से निपटने की तैयारी अभी भी पर्याप्त नहीं है, जिससे प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और फिर आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की है। साथ ही सभी संबंधित विभागों को 24 घंटे निगरानी रखने और फिर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बिहार में पंचायती राज का नया कानून, बिना इजाजत होर्डिंग पर ब्रेक, गांव में भी पास कराना होगा मकान का नक्शा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सशक्त और फिर व्यवस्थित बनाने के लिए नया पंचायती राज कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह नए प्रावधानों के तहत अब ग्राम पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर या फिर विज्ञापन लगाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा गाँव में मकान निर्माण से पहले पंचायत से भवन का नक्शा भी स्वीकृत करना होगा। यह नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाना, पंचायतों की आय बढ़ाना और फिर स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके साथ ही पंचायतों को विज्ञापन शुल्क और फिर भवन स्वीकृति जैसी व्यवस्थाओं के जरिए अतिरिक्त अधिकार और फिर वित्तीय संसाधन भी मिलेंगे। बिहार में नहीं है पैसों की कमी, वित्त मंत्री विजेंद्र यादव बोले ठेकेदारों को मिलेगा भुगतान। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पैसे की कमी के आरोपों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और विभिन्न विभागों की लंबित भुगतान नियमानुसार किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि जिन ठेकेदारों का भुगतान लंबित है उन्हें निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं पर काम लगातार जारी है और फिर सरकार सभी वैध बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के बीच सरकार ने दोहराया है कि विकास कार्यों में किसी तरह की वित्तीय बाधा नहीं आने दी जाएगी। सरकार का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जारी है और पात्र ठेकेदारों को समय पर उनका बकाया मिलेगा। बिहार में पंचायत परिसीमन से बढ़ सकते हैं मुखिया, सरपंच, वार्ड और सरपंच की पद। कई पंचायतों में बदल सकता है चुनावी गणित। दरअसल बात है कि बिहार सरकार की नई परिसीमन अधिसूचना के बाद पंचायत चुनाव से पहले कई जिलों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत क्षेत्रों का पूर्ण गठन होने से कई जगहों पर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के पदों की संख्या बढ़ सकती है। इसे स्थानीय चुनावी समीकरण भी बदलने की संभावना जताई जा रही है। परिसीमन के दौरान आबादी और फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर पंचायतों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा। नई पंचायतों के गठन और फिर वार्डों के पूर्ण निर्धारण के बाद कई क्षेत्रों में नए पद सृजित हो सकते हैं, जबकि कुछ पंचायतों का स्वरूप भी बदल सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य पंचायत व्यवस्था को अधिक संतुलित और फिर प्रभावी बनाना है।
कौशल विकास से आत्मनिर्भर बनेगी बिहार की बेटियां, विकसित भारत के संकल्प को देगी गति, सीएम सम्राट चौधरी। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कौशल विकास ही विकसित बिहार और फिर विकसित भारत की नींव मजबूत नींव है। उन्होंने कहा है कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार की बेटियां हुनरमंद बनेगी, आत्मनिर्भर होंगी और देश दुनिया में अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगी। ये बात उन्होंने बिहटा के सिकंदरापुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के अस्थायी परिसर में शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार महिलाओं और फिर लड़कियों को आधुनिक तकनीक एवं उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। बिहार के 23 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, 28 जुलाई तक मौसम विभाग का अलर्ट। दरअसल बात यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और फिर तेज हवाओं को लेकर के 28 जुलाई तक अलर्ट जारी कर दिया है। खास करके उत्तर पूर्व और फिर सीमांचल के जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में जल जमाव, नदियों के जलस्तर में वृद्धि और वज्रपात का खतरा बना रह सकता है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी रखने और फिर संवेदनशील क्षेत्र पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को भी मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही खेतों में काम करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। कोई सबूत नहीं मिला, नीट 2024 पेपर लीक मामले के सरगना संजीव मुखिया को सीबीआई ने दी क्लीन चिट। दरअसल बात यह है कि सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले की विस्तृत जांच के दौरान आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं मिला है जिससे प्रश्न पत्र चोरी या फिर उसके वितरण में उनकी संलिप्तता साबित हो सके। इसी आधार पर एजेंसी ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने बताया है कि जांच के दौरान पूरे नेटवर्क की पड़ताल की गई और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 45 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि संजीव मुखिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। इस मामले में सीबीआई के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विपक्ष ने सरकार जांच पर सवाल उठाए हैं, जबकि एजेंसी का कहना है कि उसका निष्कर्ष केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। 106 खिलाड़ियों को मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 जुलाई को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दरअसल बात है कि बिहार सरकार बिहार के अच्छे खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 जुलाई को यानी कि आज 106 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये नियुक्तियां राज्य सरकार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत दी जाएगी, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मान और फिर रोजगार दोनों उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इस पहल से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। बिहार में 2030 तक 1 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, हर साल 20,000 पद भरे जाएंगे। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा करते ही कि 2030 तक बिहार में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों तक हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रत्येक वर्ष जुलाई में जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस भर्ती अभियान से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और फिर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बीजेपी में शामिल होंगे लालू के पुराने सिपाही मृत्युंजय तिवारी, बांकीपुर उपचुनाव में राजद के खिलाफ मांगेंगे वोट। दरअसल बात है कि आरजेडी के पूर्व नेता मृत्युंजय तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लग रही है कि वे जल्द ही भाजपा के दामन थाम सकते हैं और फिर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो फिर बांकीपुर उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण पर इसका असर पड़ सकता है। जी हाँ, वहीं पर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के सभी प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में नेताओं के दल बदलने की चर्चा भी तेज है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि पूर्व आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं।
अब बिहार में पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य भर्ती और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना तथा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेपर लीक से जुड़े गिरोहों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों की जाँच तेज होगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा और संगठित तरीके से होने वाले पेपर लीक पर रोक लगेगी। वहीं पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सड़क पर, तेजस्वी कहां? बिहार की राजनीति में क्यों उठ रहे हैं ये सवाल। दरअसल छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सक्रिय विरोध प्रदर्शन के बीच बिहार की राजनीति में ये सवाल उठने लगा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर किस भूमिका में हैं। इसी को लेकर के राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव की सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि अलग अलग दल अपने अपने तरीके से छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बीच छात्र आंदोलन और फिर पेपर लीक का मुद्दा बिहार की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जहाँ आने वाले दिनों में छात्र आंदोलन और फिर इस पर राजनीतिक दलों की रणनीति बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रह सकती है। बिहार के खगड़िया में मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलने से मचा हड़कंप। 30 से अधिक बच्चे अस्पताल में हुए भर्ती, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। दरअसल बात यह है कि बिहार के खगड़िया जिला में एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में कथित तौर पर मरा हुआ सांप मिलने से हड़कंप मच गया। जब भोजन करने के बाद 30 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। प्रशासन के अनुसार सभी बच्चों का इलाज चल रहा है और फिर अधिकांश की हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद मिड डे मील की नमूने की जाँच के लिए भेज दिए गए हैं, साथ ही भोजन तैयार करने और फिर वितरण की पूरी प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए गए हैं। बिहार की इस पंचायत से सीखेंगे 5 जिलों के 100 मुखिया, विकास मॉडल का करेंगे अध्ययन। दरअसल बात यह है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की सिसुआ पूर्वी पंचायत को ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट कार्यों के लिए मॉडल पंचायत के रूप में चुना गया है। अब बिहार के 5 जिलों के 100 मुखिया यहां पहुंच कर ये पंचायत में लागू विकास मॉडल, जन भागीदारी और फिर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का अध्ययन करेंगे। अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। अध्ययन भ्रमण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को स्वच्छता, डिजिटल प्रशासन, योजनाओं के बेहतर संचालन और फिर ग्रामीण विकास के सफल प्रयोगों की जानकारी दी जाएगी। राहुल गांधी से क्यों नाराज हुई सोनम वांगचुक की पत्नी? कहा पीएमओ के बाहर बैठना ठीक नहीं। दरअसल बात यह है कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी की उस रणनीति पर नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जाकर के प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि छात्रों के मुद्दे को उठाने के लिए ये तरीका सही नहीं था और बेहतर होता कि वे सीधे आंदोलनकारी छात्रों के बीच जाकर के उनका समर्थन करते। उन्होंने कहा है कि किसी भी जन आंदोलन का केंद्र उनके मूल मुद्दे होनी चाहिए, न कि राजनीतिक प्रतीकात्मकता। जब उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है तथा विभिन्न दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच छात्र आंदोलन और फिर सोनम वांगचुक के समर्थन को लेकर के देश भर में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। 3 सगी बहनों ने एक ही कैमरामैन से क्यों की शादी? मंदिर में लिए 7 फेरे, कहां और कैसे हुई मुलाकात? दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर 3 सगी बहनों ने एक ही कैमरामैन से मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि तीनों बहनों की मुलाकात फोटोग्राफी के काम के दौरान कैमरामैन विकास उर्फ विक्की से हुई थी और पिछले कुछ महीनों से वे उसके साथ काम कर रही थी। यह तीनों बहनों का कहना है कि वे अपनी मर्जी से ये फैसला लेकर के साथ रहना चाहती है। तीनों बहनें एक ही व्यक्ति से शादी की है। शादी में परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है, जब कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के पास कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। वहीं पर इस विवाह को लेकर के कानूनी और फिर सामाजिक स्तर पर अलग अलग तरह की चर्चाएं जारी है। यूँ तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन किशनगंज में आपको होम डिलीवरी करके शराब पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, वो भी नामी गिरामी कंपनी के डिलीवरी कंपनी से।
जैसे कि ब्लिंकिट कंपनी हो गया, क्योंकि ब्लिंकिट डिलीवरी बैग की आड़ में शराब की तस्करी का मामला सामने आया है किशनगंज से। जी हाँ, किशनगंज में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इस बार तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की नजरों से बचने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। डिलीवरी एजेंट के बैग की आड़ में शराब की खेप ले जाई जा रही थी, लेकिन ब्लॉक चौक पर चल रही सघन जांच के दौरान पूरा खेल सामने आ गया। जांच टीम ने बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से 21 लीटर बियर बरामद हुई। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जबकि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। आखिर तस्कर शराब कहां से ले जा रहा था और कहां पहुंचाने की तैयारी थी, आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारी इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल किशनगंज जिले में शराब की तस्करी रोकने के लिए उत्पाद विभाग लगातार विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत किशनगंज शहर के ब्लॉक चौक पर गाड़ियों की सघन जांच की जा रही थी। जांच अभियान का नेतृत्व सहायक अवर निरीक्षक रजत कुमार चौधरी और उत्पाद विभाग की टीम कर रही थी। जांच के दौरान अधिकारियों की नजर एक ऐसे युवक पर पड़ी जिसके पास डिलीवरी एजेंट जैसा बैग था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन जब अधिकारियों को शक हुआ तो फिर बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग के अंदर से 21 लीटर बियर बरामद हुई। इसके बाद मौके पर मौजूद युवक मुंतशिर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी उत्पाद विभाग ने जब्त कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अधिकारियों को बताया है कि वह पश्चिम बंगाल के कानकी से बियर खरीद करके पूर्णिया ले जा रहा था। माना जा रहा है कि तस्करी के लिए डिलीवरी बैग का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि रास्ते में किसी को शक न हो और आसानी से शराब की खेप अपने गंतव्य तक पहुंचाई जा सके। हालांकि उत्पाद विभाग की सतर्कता के कारण ये कोशिश नाकाम हो गई। मोहम्मद हैदर अली ने बताया है कि जिले में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ब्लॉक चौक पर चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान डिलीवरी बैग में छिपा करके ले जा रही 21 लीटर बियर बरामद की गई। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्पाद विभाग का कहना है कि शराब तस्कर अब नए तरीके अपना करके कानून को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विभाग भी पूरी तरह सतर्क है। आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान और तेज किया जाएगा ताकि अवैध शराब के कारोबार पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। वहीं पर विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं पर भी शराब की तस्करी या फिर अवैध बिक्री की जानकारी मिले तो फिर तुरंत प्रशासन को सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, किशनगंज में हर सुबह एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा होने के बावजूद चिंता बढ़ा रहा है। जहाँ नन्हे बच्चे अपने कंधों पर भारी स्कूल बैग लेकर के स्कूल पहुंच रहे हैं। पढ़ाई की खुशी के साथ उनके कंधों पर किताबों और फिर कॉपियों का इतना बोझ है कि कई बच्चों को चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने और फिर लंबी दूरी तय करने में भी परेशानी होती है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार भारी बस्ता उठाने से बच्चों की रीढ़, गर्दन और कंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। आखिर क्यों बढ़ रही है ये समस्या और क्या कहते हैं अभिभावक और फिर विशेषज्ञ, आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में इन दिनों स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के भारी बस्ते एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जब सुबह स्कूल खुलने के समय शहर से लेकर के गांव तक एक जैसी तस्वीर दिखाई देती है, जब पहले से लेकर के 5वीं कक्षा तक के छोटे बच्चे अपने शारीरिक क्षमता से कहीं अधिक वजन वाले स्कूल बैग उठा करके विद्यालय पहुंचते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का भविष्य संवारना है, लेकिन बढ़ता स्कूल बैग अब उनके स्वास्थ्य और बचपन दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं पर बच्चों के बैग में केवल किताबें और फिर कॉपियां ही नहीं होती, बल्कि गृह कार्य की अलग कॉपियां, प्रोजेक्ट सामग्री, ड्राइंग की चीज़ें, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी रखी जाती है। इन सभी चीज़ों का वजन मिलकर के इतना बढ़ जाता है कि कई बच्चों के कंधे झुकने लगते हैं या कई बार छोटे बच्चों को पैदल चलते समय संतुलन बनाने में भी कठिनाइयाँ होती है, जबकि सीढ़ियाँ चढ़ना और लंबी दूरी तय करना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। अभिभावकों का कहना है कि अधिकांश विद्यालयों में बच्चों को लगभग सभी विषयों की किताबें और फिर कॉपियाँ रोज साथ लानी पड़ती है। समय सारणी के अनुसार सीमित किताबें लाने की व्यवस्था कई स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं है। यही वजह है कि छोटे बच्चों को रोज की कई किलो वजन अपने कंधों पर उठा करके स्कूल जाना पड़ता है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे पढ़ाई से कम और भारी बस्ते की परेशानी से अधिक परेशान
दिखाई देते हैं। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर A.K. झा बताते हैं कि छोटे बच्चों की हड्डियां और फिर मांसपेशियां पूरी तरह विकसित नहीं होती है। ऐसे में लगातार भारी स्कूल बैग उठाने से गर्दन, कंधे और रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे पीठ दर्द, गर्दन में खिंचाव, कंधों में दर्द और शरीर के संतुलन में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती है। लंबे समय तक ये स्थिति बनी रही तो फिर भविष्य में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी गंभीर दिक्कतें भी सामने आ सकती है। उनका कहना है कि बच्चों के बस्ते का वजन उनकी उम्र और फिर शारीरिक क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। वहीं पर शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों का मानसिक और फिर बौद्धिक विकास करना है, न कि उनके कंधों पर अनावश्यक बोझ डालना। विशेषज्ञों के अनुसार विषयवार समय सारणी का सख्ती से पालन, विद्यालय में लॉकर या फिर पुस्तक रखने की व्यवस्था, डिजिटल अध्ययन सामग्री का उपयोग और अनावश्यक किताबों की संख्या कम करने जैसे कदम इस समस्या का प्रभावी समाधान बन सकते हैं। हालांकि स्कूल बैग के वजन से लेकर के समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, जिनमें कक्षा और फिर आयु के अनुसार बस्ते का वजन सीमित रखने की बात कही गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि आज भी हजारों बच्चे रोजाना अपनी क्षमता से अधिक वजन ढोने को मजबूर हैं। अब अभिभावकों ने शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन से मांग की है। उनका कहना है कि यदि बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है तो फिर उनके बचपन और स्वास्थ्य की भी उतनी ही चिंता करनी होगी, ताकि शिक्षा उनके भविष्य को मजबूत बनाए और ना कि उनके कंधे पर बोझ बन जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में